बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू ये है कि अगर कोई सिविल केस हम कंक्लूड करने जाएं तो उसे सम अप कैसे करते हैं और उसको सम अप करने के लिए आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। यानी चैट जीपीटी आ गया, अब हमें फेसबुक और इवन व्हाट्सएप भी एआई के ज़रिए ये ऑप्शन देता है कि हम उसको इस्तेमाल करें और हम लीगल लोग अपने इन रिसोर्सेज के साथ कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि जब मैंने ये रिटन आर्गूमेंट्स तैयार किए तो मैंने उसमें उनको यूज़ किया, तो मैं ये याददाश्त के लिए महफूज करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ आज काशिफ साहब हैं, मेरे साथ ये मैडम अनिया बैठी हैं, अली रज़ा साहब बैठे हैं। तो ये अक्सर चूँकि इसकी गाइडेंस नहीं है प्रॉपर हमारे पास कि सिविल केस को कंक्लूड जो करना है, जो उसके लिए हम कैसे चीज़ों को वाइंड अप करेंगे और इकट्ठा करेंगे। तो अक्सर लोग जो है वो फ़ाइनल आर्गूमेंट्स जो हैं वो कोशिश करते हैं कि वो उसको ओरली जाके बयान कर दें। अब एक सिविल जज का जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में माहौल है उसमें ये होता है कि वो सिविल जज साहब जो है ना वो बैठे नोटिंग करें भी तो कुछ चीज़ याद रह गई, कोई निकल गई, कोई दरमियान में साइन करवाने आ गया। तो अब हमने ये प्रैक्टिस बनाई है कि हम चीज़ों को सम अप करें और फैसिलिटेट करें कोर्ट को कि जिस वक्त वो फ़ैसला लिखवाना चाहें तो उस वक्त उनकी मदद हो सके। तो ये सबसे पहले तो हमने ये किया कि ये मैं दिखा भी रहा हूँ कि ये एक रिटन हालत में हमने इसको आर्गूमेंट्स को तैयार किया। तो सबसे पहला जो काम हमने इसमें करना होता है कि वो उसको वाक़याती तरतीब के साथ जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम रिलाई कर रहे हैं उनका एक ग्राफ बनाना है। अब जो अच्छी फ़ाइलें होती हैं अलमदों ने बनाई हुई, उन अच्छी फ़ाइलों के अंदर तो वो चीज़ों को खुद ही चट्टे बना देता है, ग्रुप्स बना देता है छोटे-छोटे। लेकिन अब वो मल्टीपल जगह पे चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब हमने उसमें से जाके अपनी फ़ाइलों को समझा और समझने के बाद एक ग्राफ बनाया और उसमें उसको टाइटल दिया सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ एविडेंस। चूँकि हम इसमें प्लेंटिफ एंड से थे तो एग्जिबिट्स और प्रेजेंटेड बाय और मार्क, यानी हमने दो ऑप्शन बना दिए कि जो चीज़ डॉक्यूमेंट अदालती रिकॉर्ड में आई तो क्या वो एग्जिबिट हुई, किसने दी, और मार्क हुई तो मार्क उसके आगे आ गया। यानी इस शक्ल में ये जो है वो अली साहब नज़र आ रहे हैं ना, ये जो दिखा रहे हैं हम। तो इसमें हमने एक तरतीब से थोड़ी एफ़र्ट करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एक सफ़े पर ले आए इसको और लाने के बाद ये हमें बड़ी आसानी हो गई और कोर्ट को भी आसानी होगी देखने में कि प्लेंटिफ ने एग्जिबिट P1 से लेके P62 तक इसमें डॉक्यूमेंट पेश किए और इसी केस के अंदर मार्क जो है वो H थे, A से लेके H तक इसमें मार्क हुए। तो हम एक पेज पर ये ले आए कि जिन डॉक्यूमेंट पे प्लेंटिफ रिलाई कर रहा है। अब जब मैं ये तैयार कर रहा था तो मुझे ये चीज़ भी इसमें सामने मेरे आई कि अगर जो 13(1)(2) की लिस्ट हमसे ली जाती है इसके अंदर शुरू में कि आप किस डॉक्यूमेंट पर रिलाई करेंगे, तो अगर हम उसी के अंदर ही केस तैयारी के वक्त ही निशान लगा लें लेड पेंसिल के साथ कि ये मेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास अटेस्टेड है और ये फ़ोटो कापी है, और उसकी एक फ़ोटो कापी कराएँ और उसके अंदर उसी को निशान लगाते चले जाएँ और साथ ही उसके ऊपर अगर नोटिंग कर लें पहले दिन ही कि ये मैंने किस गवाह के बयान में पेश करनी, तो ये क्या एडमिटेड है या एडमिटेड नहीं है। तो 13(1)(2) की लिस्ट को भी इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम पहले दिन से ये मुझे यानी जब मैं कंक्लूड कर रहा था तो मुझे ख्याल आ रहा था तो कि हम उसी पेपर को हम क्यों नहीं यूज़ करते ताकि जिस दिन ये लिस्ट बनानी हो तो मुझे एक एक कागज़ ना देखना पड़े, मैं 13(1)(2) को देख लूँ और साथ मुझे ये भी पता लग जाए कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैंने अभी पेश नहीं किया या रह गया। तो 13(1)(2) की लिस्ट का जो इस्तेमाल था ये सम अप करते हुए मेरे सामने आया। तो दूसरी चीज़ जो मैंने कोर्ट के लिए निकाली वो ये थी लिस्ट ऑफ विटनेसेस फ्रॉम द एंड ऑफ प्लेंटिफ, कि सिंपल मैंने जो गवाह इसके अंदर हुए उनको लिख दिया कि PW1 से लेके PW3 तक ये लोग हुए और फिर जिस्ट ऑफ एविडेंस भी दिया इसके अंदर कि 1 ने क्या पेश किया, 2 ने क्या पेश किया, क्या जैसे अब फ़र्ज़ किया ये एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा था तो 1 प्लेंटिफ सपोर्टेड द प्लीडिंग एंड प्रेजेंटेड एग्जिबिट P1 तो P62 एंड मार्क A to H, और एविडेंस किस दिन रिकॉर्ड हुई ये भी इसका एक टैब इसमें बना के दे दिया कि फ़लाँ डेट को ही। अब दूसरा जैसे जो दूसरे दो गवाहान थे ये कौन थे, लिखा कि जी ये उस एग्रीमेंट के गवाह थे और उन्होंने क्या अपनी आगे शहादत पेश की वो इसके अंदर सिंपल हमने इसके अंदर डाल दिया। अब ये दूसरी चीज़ थी, यानी कोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए हमने ये दे दी। अब कोर्ट क्या करेगी कि जब फाइनल आर्गूमेंट्स होगी तो ज़्यादा काउंटर वेरीफाई कर लेगी इन चीज़ों को, क्या ऐसा तो नहीं कि जो रिटर्न आर्गूमेंट दे रहा है बंदा वो यहाँ पर डेटें ही उससे गलती हो गई है कोई। अब उसके बाद ये फैक्ट शीट इसकी केस की तैयार हुई तो उसमें हमने फैक्ट्स लिखे इस केस के कि ये डेट क्या थी, एक्टिविटी, इसको भी वाक़याती तरतीब से रखा कि सबसे पहले जो एग्रीमेंट की डेट क्या थी, डिटेल जो थी उसके अंदर क्या सौदा हुआ था और उसके अंदर अवेलेबल इन एविडेंस में क्या चीज़ मौजूद थी कि 10 लाख दिया, 50,000 कैश दिया और आगे स्टेटस बताया कि इसको एडमिट कर लिया दूसरी पार्टी ने। तो उसके बाद दूसरा पार्ट था
कि फ़र्द जारी हुई थी, ये भी एडमिटेड पार्ट है। थर्ड वाला एक पोर्शन था कि इस केस की हद तक सेकंड फेज़ ऑफ ट्रांजैक्शन थी, जो ट्रांजैक्शन थी उसके ऊपर हमने दूसरे फ्रीक ने उसको एतराज़ किया और उसके इशू फ्रेम हुआ है, तो उसको हमने एडमिटेड नहीं लिखा। यानी स्टेटस के अंदर यानी टैब कौन से बने, डेट्स के, एक्टिविटी के, डिटेल के, अवेलेबल इन एविडेंस और स्टेटस। ये हमने इसके 5 बनाए फैक्ट्स ऑफ द केस को, और उसको प्रॉपर हमने एक ग्राफिंग कर ली और तहरीरी तौर पर इन जो है वो इस चीज़ को जो वाक़याती तरतीब में इसको ले। अब उसके बाद ये आर्गूमेंट्स थे हमारे। तो अब एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है वो तभी पॉसिबल है कि जब हमने खुद केस को पढ़ा हो। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि आप केस को पढ़े ही ना और आप उससे चैट जीपीटी को क्वेश्चन करें या उसको सवाल कर करके उसे पूछें कि बताओ मुझे आर्गूमेंट्स क्या होते हैं। ऐसे नहीं। यानी जैसे जैसे मैं इन चीज़ों को पढ़ता चला गया तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए। अब वो जो सवाल थे उन सवाल, इसके बाद हमने आर्गूमेंट्स लिखे। मैं आगे फिर आता हूँ कि आर्गूमेंट्स इस केस के अंदर जो मुझे लगते थे कि ये मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका एक 4 नंबर टैब बना के तो मैंने तहरीरी तौर पर लिख दिया। ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे ये 18 पॉइंट्स थे जो मैं समझता था कि कोर्ट को हमारे एंड से असिस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर एक टैब बनाया लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केस। यानी एक फैक्चुअल, हमेशा हर केस का एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है, एक लीगल एस्पेक्ट है। तो जब हम लीगल एस्पेक्ट पे गए तो जो चीज़ें दिमाग में आती हैं, जैसे फ़र्ज़ किया कॉन्सेप्ट ऑफ रेडीनेस है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होता है कि क्या स्पेसिफिक जो कट ऑफ डेट थी उसके अंदर लोग रेडी थे, ए रेडी था या लेने वाला या देने वाला। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जो रेडीनेस था इसके ऊपर हमें जजमेंट्स की ज़रूरत थी। तो वो हमने लिखा कि भाई ये रेडी होता क्या है रेडीनेस, और उसके बाद इसके ऊपर सपोर्टेड जजमेंट्स कौन सी हैं, यानी परचेज़र की फेवर में जो थी वो लिखी मैंने यहाँ पे। उसके बाद जो है ना ये जो जजमेंट्स अदर देन चैट जीपीटी मेरे पास थी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो मैंने फैक्चुअल उसमें लीगल में आके वो मैंने उस हिस्से में वो डाल दी। अब वो ये वाला वो चैप्टर आ गया जो क्वेश्चन आस्क्ड टू मीटा एआई। इसमें सबसे पहले यानी रिटन आर्गूमेंट्स में हमने ये भी लिख के दिया कि ये हमने इसको अप्रोच कब किया था। यानी रिसर्च अब अगर कोई भी कर रहे हो और आपने किसी वेबसाइट को अप्रोच किया है तो उसके साथ ये ज़रूरी होता है कि आप ये बताएं कि आप कितने बज के कितने मिनट पे आपने इसको अप्रोच किया था। तो जब हम यहाँ तक इस सारे को पढ़ चुके थे तो मेरे दिमाग में कुछ सवाल पैदा हो रहे थे कि क्या कि इस चीज़ का यानी जैसे क्वेश्चन था कि इज़ कंडक्ट ऑफ सेलर इज़ रेलिवेंट इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यानी एक बंदा केस दायर होता है, उस केस के अंदर जैसे इस केस में था कि वो तकरीबन 15, 20, 25 बार उसको जुर्माने होते हैं। वो जानबूझ के विलफुल डिफ़ॉल्ट करता है, वो जानबूझ के डिले करता है और वो उसके बाद वो उसको जो है वो, चूँकि इसमें गुड फेथ बहुत देखी जाती है, तो ये मैं इस पे क्लियर नहीं था कि ये जो अमूमी कंडक्ट केस लड़ने का जो कंडक्ट है तो इसके बारे में क्या मतलब जो है ना वो केस लॉज क्या है। तो मैंने ये क्वेश्चन पुट किया कि इस कंडक्ट ऑफ सेलर इज़ रेलिवेंट इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो उसने पूरा जवाब मुझे दे दिया और सपोर्टिंग जजमेंट्स भी दे दी। अब वो उसके बाद नंबर 2 के एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग एज एविडेंस इन पाकिस्तान। तो दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे केस के अंदर जो सेकंड ट्रांजैक्शन जो हुई थी इसमें पैसों का लेन देन, उसकी हमने वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो क्या क्या स्टेटस होगा इस केस में, क्या हमने उसको जब अदालत में पेश किया तो वो जो उसके क्या स्टैंडर्ड्स थे, क्या हमने वो मीट किए थे। तो हमने एआई से सवाल किया कि पाकिस्तान क्या कहता है। तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर ये 5-6 चीज़ें हैं कि एडमिसिबिलिटी जो है वो ज़रूरी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स आर कंसिडर्ड, कि है क्या चीज़ है उनका जी QSO और पाकिस्तान PETO जो है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, ये दोनों इसको सपोर्ट करते हैं। QSO का 164 सपोर्ट करता है, यानी लॉ पहले दिया इसने हमें कि एडमिसिबल है। नंबर 2 उसने बताया ऑथेंटिकेशन, यानी अगर वीडियो या उसको रिकॉर्डिंग को है वो कहते हैं द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट बी वेरीफाइड बाय द पर्सन हु रिकॉर्डेड इट और थ्रू अदर एविडेंस सच एज द सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिवाइस यूज्ड टू रिकॉर्ड द वीडियो। और नंबर 3 चेन ऑफ कस्टडी, यानी जो वीडियो थी क्या वो सेफ हैंड्स में रही, यानी खाली ये भी साबित करना, यानी ये हमें चैट जीपीटी बता रहा है। और नंबर 4 रेलिवेंस, द वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट बी रेलिवेंट टू द केस। और 5वीं चीज़ कंसेंट भी बता रहा है जो मुझे नहीं पता थी। वो कहता है कि वीडियो क्या इन सम केसेस सच एज रिकॉर्डिंग मेड इन प्राइवेट सेटिंग्स द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व मे बी रिक्वायर्ड, कि यानी ये भी ज़रूरी है कि भी खुफिया तो नहीं थी कहीं वो, यानी इसके ऊपर भी ये एआई हमें बता रहा है। और प्राइवेसी, वीडियो रिकॉर्डिंग दैट इन्फ्रिंज ऑन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी राइट्स मे नॉट बी एडमिसिबल, यानी ये भी इन्होंने पाकिस्तानी कवानीन के हवाले से सम अप करके उन्होंने हमें दिया। तो हमारा मकसद ये था कि हम कोर्ट जब एवेल्यूशन कर रही है एविडेंस की, तो जो उसके दिमाग में सवाल आ रहे हैं तो हम वो खुद सवाल बना के दे दें।
तो थर्ड क्वेश्चन जेन में आया कि इन पाकिस्तान इफ़ समवन डिनाइज एनी पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट हाउ वुड ही प्रूव दिस एक्ट। तो यानी जैसे हमारे में था एक पार्ट को डिनाई कर दे तो पाकिस्तान में कैसे होगा। तो वो पूरा उसने मुझे पूरा जवाब भी दिया और जजमेंट्स भी दी इसने। और उसके बाद ये जो था ये जजमेंट्स नज़र आ रही। तो चैट जीपीटी जो था उसे हम जनरली यूज़ नहीं कर सकते, यानी इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। उसको सवाल करना जो है, यानी जो चैट जीपीटी से हमने जवाब लेना है, चैट जीपीटी से या एआई से, तो वो सवाल कौन से होंगे और उसे कैसे ये सवाल पुट करेंगे और अपना मतलूबा जवाब लेंगे, इस पूरा ये एक आर्ट है, इसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो हमारे काम में लीगल एंड पे ये सारा डाटा उसने मुझे भी दिया, जजमेंट्स भी निकाल के दी, लेकिन ये पहले पॉसिबल नहीं है। यानी ये क्यूरी आखिर पे आपके दिमाग में जनरेट होगी और आप उसमें इन जनरल जो आज तक डिसाइड हो चुका हुआ है वो ये हमसे बातें भी करेगा। यानी अगर आप ये सवाल करते हैं वो रेलिवेंट जगह पे नहीं पहुंचता तो आप नीचे फिर सवाल पुट करें कि ये ऐसे नहीं, ऐसे मैंने ये सवाल किया। जैसे मैंने पिछले दिनों से पूछा एमसीजे के रिज़ल्ट कब आ रहा है, तो उसने एमसीजे किसी और का रिज़ल्ट दे दिया। मैंने कहा नहीं, ये मिलिट्री कॉलेज जेलम है। तो फिर उसने फौरी तौर पर उसको, यानी ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे बातें भी करती है। तो अब हम लीगल एंड पे जब हम इसके बाद हमने फ़ाइनल रिक्वेस्ट रखी, अपनी बात कही, तो ये और उसके बाद एट दी एंड ये हमने एक तहरीरी हालत में ये चीज़ कोर्ट के सामने रख दी। तो मेरे लिए भी ये एक खुशाइन बात थी कि जब मैं फ़ाइनल बहस करने के लिए गया तो जो मैम वहाँ पर इसको लीड कर रही थी कोर्ट जो थी, तो उन्होंने भी पहले कहा कि नहीं मुझे अब इसको पढ़ने दें। तो उन्होंने पढ़ने के बाद, यानी जो हम उसे जो चीज़ ज़ुबानी जाके बताते, तो उन्होंने हमें फ़ौरी तौर पे कहा ठीक है आपकी सारे आर्गूमेंट्स में समय लग गए हैं, मैं इसको पढ़ लूँगी और आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बुला लूँगी। तो अब ये जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे हम जाके तकरीरें करते थे और मुझे यूँ लगता था कि जैसे वो ज़ाया हो जाती हैं, कि ज़ाती तौर पे हम कोर्ट को बताते हैं लेकिन वो सारी चीज़ें मुमकिन नहीं है मौके पर उसको नोट किया जा सके। और अगर मैं बतौर जज उसे नोट कर भी लूँ, हो सकता है वो इतनी फ़ाइल के अंदर मुतफ़रक़ दरख्वास्तें लगी होंगी कि मुझे वो चीज़ उसमें से मिलेगी नहीं। तो ये जो असिस्टेंस के लिए फ़ाइनल रिटर्न आर्गूमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं, हम इसे रिकमेंड करते हैं, आप लोगों को भी ये बताते हैं कि इसको लिखें। और जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं उनमें जो मॉडर्न टूल्स आ रहे हैं इसके अंदर ज़रूर इन्वॉल्व हो, यानी ये हमारी वकालत को आसान कर रहे हैं। और जो शख्स इसको नहीं समझेगा, इसको नहीं इस्तेमाल करेगा, वो पीछे रह जाएगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा और वो सिस्टम उससे आगे निकल जाएगा। तो हमें तेज़ रफ्तारी से ये मॉडर्न टूल्स को भी समझना है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को भी समझना है। तो इसके आपके ज़हन में कोई बात हो इस हवाले से? जी, ये हमारी मतलब वकालत में एक बड़ी इनोवेशन है। इससे पहले सिविल और क्रिमिनल में हमारे पास जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं, जैसे आपने बताया, सारा वर्बली और ऑरली कहा जाता है और उसमें बहुत सी चीज़ें जो है मिस हो जाती हैं। अब ये रिटर्न फॉर्म में और विद द हेल्प ऑफ एआई जो होगा, ये वाकई हेल्पफुल होगा हमारे लिए भी और जुडिशरी में भी। और आने वाले सिस्टम में हमारे पास जो है ना, इसमें काफ़ी कुछ जो वसअत है वो मज़ीद इंशाल्लाह इसमें आएगी। जी मैडम, आप क्या कहते हैं इसमें? सर सिर्फ ये हमारी फील्ड में नहीं, ये जनरली अगर दूसरी फील्ड्स में है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली हमारी फील्ड्स में ये असिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जो जजेस को हम असिस्ट कर सकते हैं इसमें। अली साहब, आपके जहन में कोई बात आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हम आईसी से सवाल पुट करते हैं वो सारे एआई से वो रेलिवेंट टू केस हैं। हालांकि कोर्ट उसको एडमिट करेगी या नहीं करेगी, उसमें क्या उनका व्यू होगा? सर उन्होंने, देखिए हमने तो उससे एक सवाल का पूछा उससे कि क्या उसने जजमेंट्स दिए नीचे, तो उन जजमेंट्स को हमने निकाल के पढ़ना है। यानी हम उससे फ़ैसला नहीं करा रहे केस का। जैसे अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, आमिर मुनीर साहब ने एक बेल का जो है वो फ़ैसला जो था वो चैट जीपीटी के ज़रिए किया और वो तजर्बा किया उन्होंने। पहले फ़ैसला ऊपर लिख दिया कि ये फ़ैसला है, फिर उसे क्वेश्चन के, यानी इंसान जो है वो एरर आ सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डाटा अपने पास जमा किया हुआ, उसने उसके नतीजे में जो जवाब निकाला वो भी वही था जो ऑलरेडी पहले जज साहब ने निकाला हुआ था। तो जजेस भी ये तजर्बा कर रहे हैं, क्या वो अपने फ़ैसलों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ला रही है। वही आमिर मुनीर साहब है जिन्होंने शायद जेल में रहते हुए सबसे पहले स्काइप पर जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो शहादत रिकॉर्ड की थी, आज से शायद 15 साल पहले। तो अब सुप्रीम कोर्ट हमें कह रही है कि हम मॉडर्न डिवाइसेस को इस्तेमाल करें। तो और इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स बनाना है, ये हमारी पंजाब बार का काम है, या हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं लेजिस्लेशन, उनका इख्तियार है कि वो इसके रूल्स भी बनाएं, कानून भी बनाएं, ताकि इसको जो है इसकी बाउंड्रीज़ का तयन हो सके कि किस हद तक और किस तरह हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने लीगल प्रोफेशन में इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।